क्या हाल है आप लोग का? बढ़िया है। कल हम लोग टेंस शुरू किए हुए थे और इस क्रम में हम लोगों ने टेंस के सिंपल प्रेजेंट टेंस के दो भेदों को, प्रेजेंट टेंस के दो भेदों को, सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस, हमने इसको कल पढ़ा। आज हम तीसरा जो भेद है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को देखते हैं। सबसे पहले तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किस प्रकार के वाक्य आते हैं, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे किसी भी वाक्य को कि यह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है। तो इसका जो सिग्निफिकेंट है या कह लीजिए कि पहचान के जो नियम है उसमें कहा जाता है कि जिस हिंदी वाक्य के अंदर में, जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी है या आ है, ए है, ई है आदि रहे तो वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आता है। हमने क्या लिखा है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी है या आ है, ए है, ई है, अगर देखा जाए ध्यान से तो चुका है के अंत में आ है ही आता है, चुके हैं के अंत में ए है ही आता है, चुकी है के अंत में ई है। तो हम केवल और केवल आसान माने समझ को आसान बनाने के लिए हमने चुका है, चुके हैं, चुकी है को भी लिख दिया है और नीचे हमने आ है, ए है, ई है को लिख दिया। एग्जाम्पल के तौर पर मैं विद्यालय पहुंच चुका हूं, यानी कि काम वर्तमान समय में ही हो रहा है लेकिन अभी अभी वह काम समाप्त हुआ है। मैं विद्यालय पहुंच चुका, वर्तमान समय की ही क्रिया है। मैंने ताजमहल देखा है, मैंने ताजमहल देखा है। अब चूंकि इसलिए मैंने लिखा है आ है, ए है, ई है, क्योंकि वहां पर खोजना शुरू करेंगे कि इसमें चुका है नहीं लिखा हुआ है। मैंने ताजमहल देखा है, मैं अपने मित्र से मिला हूं, मैं अपने मित्र से मिला हूं, वह मार्केट गया है। तो इस तरह का जो सेंटेंस होता है, गया है, पढ़ा है, देखा है, सुना है या पहुंच चुका है, खेल चुके हैं, जीत चुका है, मर चुका है, तो इस तरह के तमाम जो सेंटेंस हैं, हिंदी के तमाम वाक्य हैं, वो आते हैं किसमें? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। अब है कि ऐसे वाक्यों को जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आता है, ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए हमारे पास क्या रूल है, यानी कि बनाने के क्या नियम। तो कहता है कि सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर की यदि हम बात करें कि हम उसको अंग्रेजी अनुवाद कैसे करेंगे, तो उसके लिए एक आसान सा रूल है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैव या हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब प्रश्न उठता है कि हैव किसके साथ हम इस्तेमाल करेंगे और हैज का प्रयोग हम किसके साथ करेंगे। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई के साथ हैव होगा, वी के साथ हैव होगा, यू के साथ हैव होगा, दे के साथ हैव होगा और कोई प्लूरल नाउन रह जाए जैसे टीचर्स, चिल्ड्रन, फार्मर्स, तो उसके साथ भी हम हैव का प्रयोग करेंगे। यदि बात हैज की करें तो हैज का प्रयोग ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ या कोई सिंगुलर नाउन रहे, कोई एक नाम रहे, तो हम उसके साथ हैज का प्रयोग करेंगे।
वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा, वर्ब का तीसरा फॉर्म, आमतौर पर तीसरा फॉर्म में ईडी, जनरली ईडी लगता है लेकिन सब में नहीं लगता है। फिर अंत में आता है ओ यानी कि ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, जैसे वह विद्यालय पहुंच चुका है। एक साधारण सा वाक्य हम देखते हैं, वह विद्यालय पहुंच चुका है। तो वह को अंग्रेजी में हम क्या कहेंगे? ही। ही यानी कि सब्जेक्ट का हमने इस्तेमाल कर दिया। हैव या हैज, ही के साथ इस्तेमाल हम किसका करेंगे? हैव का या हैज का। तो ही के साथ हैज का इस्तेमाल होगा, हैज का हमने इस्तेमाल कर दिया। अब आते हैं वर्ब के ऊपर। वर्ब क्या है? पहुंचना। वर्ब क्या है? पहुंचना। पहुंचना को अंग्रेजी में रीच कहते हैं, रीच। चूंकि थर्ड फॉर्म है तो आमतौर पर ईडी लगाया जाता है थर्ड फॉर्म में, तो ही हैज रिच्ड। हम डायरेक्ट स्कूल भी लिख सकते हैं, ही हैज रिच्ड स्कूल, या रिच्ड द स्कूल भी कर सकते हैं। अगर जैसे कोई सवाल करता है कि क्या आपका बेटा विद्यालय चला गया है? हाँ हाँ, वो तो विद्यालय पहुंच चुका है। दैट मीन्स वो विद्यालय पहुंच चुका है, किसी फिक्स विद्यालय में जा रहा है। हो सकता है वो संग्रेज में ही जा रहा है, या अनारकली जा रहा है, या विकास विद्यालय जा रहा है। तो एक निश्चित विद्यालय के ऊपर जब बात होती है तो वहां द का प्रयोग होता है, कि जहां नन रहे, स्कूल नन रहे, भले साइलेंट है यहाँ पर लेकिन स्कूल जान रहे कि हाँ वो विकास विद्यालय गया, तो ही हैज रिच्ड द स्कूल, वहां द का प्रयोग करते हैं। जैसे वे लोग रांची से दिल्ली गए हैं। वे लोग रांची से दिल्ली गए। तो इसको जब हम बनाएंगे अंग्रेजी में, इसका जब ट्रांसलेशन करेंगे तो क्या होगा? वे लोग का दे, सब्जेक्ट का प्रयोग हमने दे कर दिया। दे के बाद हमने हेल्पिंग वर्ब लगाना है। हैव या हैज में दे के साथ किसका प्रयोग होगा? दे हैव। दिल्ली गए हैं, गए माने जाना, तो दिल्ली गए हैं, जाना का होता है गो, और वर्ब का जो थर्ड फॉर्म है गो एंड गॉन। दे हैव गॉन, कहां गए हैं? टू दिल्ली। कहां से गए हैं? कहां से गए हैं? फ्रॉम रांची, फ्रॉम रांची। तो यदि हम इस स्ट्रक्चर को याद कर लें, जहन में बिठा लें, और पहचान के नियम हमको अगर याद रहे तो निश्चित रूप से अंग्रेजी बनाने में या ट्रांसलेशन में हमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये समझ में आ गया आप लोगों को। अब हम नेक्स्ट में चलते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। यह प्रेजेंट का चौथा फॉर्म है, प्रेजेंट टेंस का ये चौथा भेद है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। आमतौर पर हम किस प्रकार के वाक्यों को प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में रखते हैं? तो इसमें कहा जाता है कि वैसे तमाम वाक्य जो भूतकाल में शुरू हो गए, उसकी शुरुआत पहले हो चुकी है लेकिन वर्तमान समय में वह काम जारी है, अभी भी वह कार्य संपन्न नहीं हुआ, चल ही रहा है, तो ऐसे वाक्यों को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रखते हैं। जैसे मैं 10 वर्षों से पालो जोरी में रह रहा हूं। रहने की शुरुआत 10 वर्ष पहले हुई, लेकिन आज भी मैं पालो जोरी में रह रहा हूं, रहना छोड़ा नहीं। तो वही कहना मैं चाह रहा हूं कि वैसे सभी वाक्य, जिसको वाक्य को पढ़ने के बाद हमें यह पता चले कि काम पहले शुरू हो चुका है भूतकाल में, लेकिन वर्तमान समय में वह काम अभी भी जारी है, खत्म नहीं हुआ, वर्तमान समय में वह कार्य जारी है। तो ऐसे सभी वाक्यों को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में रखते हैं। लेकिन एक मतलब पहचानने के नियम, हम वाक्यों को कैसे पहचानेंगे आसानी से, तो इसके लिए हम लिखेंगे कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता रहा है, ते रहे, ती रही है, या रहा है, रहे हैं, रही है, तथा साथ में कोई समय सूचक शब्द है। समय सूचक
शब्द रहे तो वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आता है। थोड़ा लंबा हम लिख दिए हैं, इसलिए हमने इसको थोड़ा ज्यादा लिखा बड़ा करके, ताकि हम आसानी से उसको समझा पाए और आप लोगों को भी आसानी से समझ में आए। मैंने पहले लिखा है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता रहा है, ते रहे हैं, ती रही है, जैसे वह पढ़ता रहा है, वे लोग खेलते रहे हैं, तुम सोते रहे हो। तो यहां पर इस वाक्य को सुनने के बाद ही हमारे जहन में यह बात आती है कि काम कंटिन्यू लगातार हो रहा है, काम शुरू पहले लगातार हो रहा है। फिर हमने बाद में लिखा है कि अंत में रहा है, रहे हैं, रही है भी रहेगा, लेकिन उसके साथ कोई ना कोई समय सूचक शब्द रहेगा। जैसे मैं 2 बजे से पढ़ा रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, अगर 2 बजे को हटा दिया जाए तो मैं पढ़ा रहा हूं, यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य होगा। मैं पढ़ा रहा हूं सिंपल किस टेंस का वाक्य हो जाएगा? ये आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं, सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य होगा। लेकिन मैं 2 बजे से पढ़ा रहा हूं, यानी कि पढ़ाने की जो क्रिया है वो 2 बजे शुरू हो गई और अभी भी वह क्रिया चल रही है, पढ़ाने का काम क्या है? जारी है। तो इसलिए हमने ता रहा है, ते रहे हैं, ती रही है के साथ रहा है, रहे हैं, रही है और इसके साथ में कोई समय सूचक शब्द को हमने लिख दिया है क्लियरली, ताकि समझ में आ जाए। अब एग्जाम पहले हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि हम इसको बनाने के लिए जो इसका रूल है वो क्या है। सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन प्लस V4 प्लस सिंस या फॉर प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसके बनाने के नियम। अगर हम इसको थोड़ा सा बढ़िया से याद कर ले, जेहन में बिठा ले, तो निश्चित रूप से इस टेंस के वाक्य को आप कभी जीवन में गलत नहीं करोगे, कभी नहीं गलत करोगे। इसको केवल समझना है। एग्जाम्पल में लिख के मैं समझा रहा हूं। रामू 6 माह से अंग्रेजी बोल रहा है। 6 माह से अंग्रेजी बोल रहा है, या कह लीजिए 6 माह से अंग्रेजी, अच्छा बोल रहा है रवि। रामू 6 महीने से अंग्रेजी बोल रहा है, यानी कि अंग्रेजी बोलने की शुरुआत कभी 6 माह पहले हुई, अभी भी अंग्रेजी वो बोलता है, बढ़िया से बोल लेता है। अब जब इसको हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे तो हम, अच्छा एक चीज पहले मैं बता दूं, हैव या हैज, हैव का प्रयोग किसमें करना है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने बता दिया था। उसमें हमने बताया कि यदि आई रहे, वी रहे, यू रहे या कोई प्लूरल नाउन रहे तो उसके साथ हम हैव लगाएंगे। यदि ही रहे, सी रहे, इट रहे या कोई सिंगुलर नाउन रहे तो उसके साथ हम हैज का प्रयोग करेंगे। बिन सबके साथ लग जाएगा। वर्ब का चौथा रूप V4 यानी कि V1 प्लस ING। अब एक आता है सिंस या फॉर, इसको थोड़ा सा देख लीजिए कि हम सिंस का प्रयोग किसके साथ करेंगे और फॉर का प्रयोग किसके साथ करेंगे। आमतौर पर किताबों में लिखा रहता है एक शब्द उसके लिए, एक शब्द इसके लिए लिखा रहता है कि सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए, जहां समय निश्चित हो, फिक्स हो, और फॉर जो है अनिश्चित समय के लिए, अनिश्चित समय के लिए किया जाता है। लेकिन इतना कह देने से हम लोगों को यह कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा कि कौन सा फिक्स है, कौन सा फिक्स नहीं, ये क्लियर नहीं हो पाता और इसमें अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। तो हम इसके लिए एक अलग से हम बता देते हैं आप लोगों को कि सिंस का प्रयोग कहाँ होना है और फॉर का प्रयोग कहाँ होना है। आप लोग इसको ट्रिक को याद रखेंगे कि सिंस का प्रयोग हम वहां पर करेंगे जहां किसी काम के शुरू होने के बारे में पता चले, स्टार्टिंग पॉइंट के बारे में पता चले। जैसे मैं 2 बजे से पढ़ा रहा हूं, पढ़ाने की शुरुआत मैंने कब किया? 2 बजे किया। अगर मैं वही कहता कि मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं तो 2 घंटे पहले मैंने शुरू कब किया? स्टार्टिंग पॉइंट के बारे में पता चल रहा है? नहीं चल रहा। तो जहां पर हमें स्टार्टिंग पॉइंट के बारे में नहीं पता चले तो वहां पर हम फॉर लगाएंगे। जैसे 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, स्टार्टिंग पॉइंट क्या नहीं मालूम। 6 माह से पढ़ा रहा हूं, 6 महीना पहले हमने कब शुरू किया, जनवरी में, फरवरी में, मार्च में, स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता। 10 साल से पढ़ा रहा हूं, कब मैंने शुरू किया नहीं पता। तो 10 साल क्या है? एक ड्यूरेशन है, अवधि है।
स्टार्टिंग पॉइंट के बारे में हम लोग को नहीं जानकारी हुई। तो जिसमें हम लोगों को स्टार्टिंग पॉइंट के बारे में जानकारी मिल जाए कि काम की शुरुआत कब हुई है, तो उसमें हम सिंस का प्रयोग करेंगे। और जिसमें हमें ड्यूरेशन का पता चले, केवल अवधि कि किस कालखंड में यह काम हो रहा है, केवल अवधि पता चले, तो उसमें हम केवल इसमें लिख देते हैं ड्यूरेशन। ड्यूरेशन के बारे में पता चले तो हम उसमें जो है फॉर का इस्तेमाल करें, पता चले फॉर लगाना, एकदम क्लियर हो जाएगा, कभी नहीं भूलोगे तुम लोग। अब जैसे रामू 6 महीने से अंग्रेजी बोल रहा है, तो रामू के लिए रामू ही लिखेंगे, ये नाम है। सब्जेक्ट काम हो गया, हैव और हैज में रामू के साथ हैज लगेगा। बिन सब के साथ आंख बंद करके लगाना, केवल सही जगह देखना है कहां लिख रहे हैं, ऊपर नीचे नहीं लिखना। बिफोर वर्ब का चौथा रूप, बोलना यानी कि स्पीकिंग या टॉकिंग, लेकिन हम स्पीकिंग का प्रयोग करेंगे। टॉकिंग का बात, टॉकिंग हम वहां पर यूज करते हैं जहां पर कोई बातचीत होती है, और स्पीकिंग का मतलब अंग्रेजी बोलने में सक्षम है, जहां सक्षमता की बात हो वहां पर हम स्पीकिंग करेंगे, ठीक ना। तो हम यहां पर स्पीकिंग कर दिए, हैज बीन स्पीकिंग इंग्लिश 6 माह से। 6 माह क्या है, ड्यूरेशन है ना, ये ड्यूरेशन है। 6 माह पहले कब शुरू किया था वो नहीं मालूम, तो हम लिख देंगे फॉर 6 मंथ, फॉर 6 मंथ। रामू हैज बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर 6 मंथ, 6 महीने से अंग्रेजी। तो जैसे एग्जाम्पल है, 4 बजे से वर्षा हो रही है। 4 बजे से वर्षा हो रही है, दैट मीन्स 4 बजे बारिश शुरू हो गई, और आज अभी तक वो बारिश जारी है। नहीं, तो जब इसको हम बनाएंगे तो हमको बनाना होगा इट। इसके लिए सब्जेक्ट का प्रयोग क्या होगा, इट। इट के साथ किसका प्रयोग करेंगे हम, हैज का प्रयोग करेंगे। इट हैज बीन सबके साथ लगेगा। वर्षा हो रही है, रेनिंग, इट हैज बीन रेनिंग, वर्षा हो रही है या होती रही है। कितने बजे से, 4 बजे से। सिंस या फॉर क्या लगना चाहिए, सिंस लगना चाहिए, क्योंकि बारिश होने का जो टाइम है, स्टार्ट पॉइंट है, वो हमको पता चल रहा है। तो यहां हम लिखेंगे सिंस 4 o'clock। क्या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कहीं कोई दिक्कत है, नहीं। ये हमने प्रेजेंट के चारों भेदों को पढ़ा है, 4 भेद हमने खत्म कर दिया। हालांकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने आधा अधूरा इसको समझा है, हालांकि पहले भी कई बार इसको पढ़ लिए होंगे। टेंस ऐसा है कि आदमी 3 से पढ़ना शुरू करता है। एक बच्चा 3 में पढ़ता है, फिर वो 7 में आता है, फिर एक बार पढ़ लेता है, फिर जब 11th में प्रवेश करता है, फिर एक बार वो पढ़ता है, और फिर जब कोई कंपटीशन की तैयारी की शुरुआत करता है, तब एक बार फिर उसको रिवाइज करता है। ये तो सिंपल है, टेंस हम जान रहे हैं, तो इसके लिए। अब एक इस कंपटीशन में क्वेश्चन टेंस से वो देगा कैसे, यही ना। तो बहुत आसान है इसका क्वेश्चन बनना, और बनने के बहुत सारे इसके जगह स्पेस है क्वेश्चन का। जैसे दे देगा कि फिल अप द ब्लैंक्स विथ करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स। जैसे ही आपको यह मिलेगा कि खाली स्थान को वर्ब के सही रूप से उसको भरना है, तो हमने टेंस में क्या पढ़ा, स्टडी क्या है, टेंस की जो स्टडी है क्या है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ वर्ब। स्टडी किसका हम लोग करते हैं, वर्ब के ही अलग अलग रूपों का करते हैं। तो इसका मतलब है, जैसे क्वेश्चन दे देगा ही ब्लैंक और बुक यस्टरडे। अब हमको इसको बताना है या इसमें सही फॉर्म को भरना है, क्या होगा, रीड के सही रूप को हमको यहाँ फिलअप करना है। एक क्वेश्चन तो बन गया इसमें, एक क्वेश्चन बना, ही डैश अ बुक यस्टरडे, कल उसने किताब पढ़ा। यस्टरडे पढ़ा था, पढ़ के खत्म कर दिया, उससे आज से कोई लेना, यानी कि ये पास्ट टेंस का बात है। तो इसमें डायरेक्ट होगा ही रेड अ बुक, वर्ब का ये सेकेंड फॉर्म है।
इसमें रीड्स नहीं होना चाहिए। इसलिए नहीं होगा क्योंकि ही रीड्स अ बुक यस्टरडे, यस्टरडे यानी कि कल वो नहीं पढ़ता है, जो समय बीत गया उसमें वर्तमान घटनाएं नहीं हो सकती है, हम बैक नहीं जा सकते हैं भूत में, नहीं। तो इसलिए V1 तो नहीं हो सकता या V5 नहीं हो सकता है। अब आता है V3 की बारी। तो V3 जहां भी यूज होता है, याद रखिए वर्ब का जो तीसरा रूप है जब भी यूज होगा वहां हैव, हैज या हैड का प्रयोग होगा, हेल्पिंग वर्ब के बगैर V3 यूज नहीं होता है। और जहां V4 का इस्तेमाल हो, याद रखिएगा V1 या V5 ये प्रेजेंट में ही इस्तेमाल होता है। सेंटेंस में V1 या V5 कहां होता है? प्रेजेंट टेंस में। तो ये यस्टरडे लग गया, जिसका मतलब ये दोनों तो कट हो गए, अब ये यूज नहीं हो सकता। अब हम लोग आते हैं V3 में। V3 के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब रहता ही रहता है, हैव, हैज, हैड रहेगा, बिना हेल्पिंग वर्ब के V3 यूज नहीं होता, तो यह भी नहीं होना चाहिए। V4 में हमेशा, क्योंकि V4 का मतलब ing होता है, इसमें एम, इज, आर या वॉज या वेयर, यानी कि इसमें भी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होगा, तभी V4 का इस्तेमाल, बिना हेल्पिंग वर्ब के V4 यूज नहीं होगा। बच जाता है हमारे पास V2, यही है जो विदाउट हेल्पिंग वर्ब हम इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ ही रीड का जो V2 है, रीड लिखाता वही रीड है लेकिन पढ़ाता है रेड। ही रेड अ बुक यस्टरडे, उसने यस्टरडे यानी कल एक किताब पढ़ा। कोई दिक्कत इसमें? अब है कि ये तो एक तरीका है पूछने का। दूसरा तरीका पूछेगा कि change the following sentence into past form। पास्ट फॉर्म में बदलना है, किसी भी रूप में देगा लेकिन उसको बदलना है पास्ट फॉर्म। जैसे आई एम रीडिंग अ बुक। तो इसको जब हम पास्ट में बदलेंगे क्या हमको लिखना होगा? आई वॉज रीडिंग अ। क्लियर? वो या तो टेंस में कन्वर्ट करने का सकता है कि प्रेजेंट को पास्ट में बदलिए, पास्ट को प्रेजेंट बदलिए, नहीं समझे? या तो वो फिल अप द ब्लैंक्स दे सकता है। क्लियर है? तो ये सारा, इसके अलावा भी और स्पेस है, ऐसा नहीं कि यही दो जगह है जहां पर इसका क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं, नहीं, क्वेश्चन बहुत सारा क्रिएट हो सकता है। बात समझ? तो ये तो टेंस कंप्लीट पढ़ोगे उसके बाद ही हम आगे जा सकते हैं। अच्छा, बाल विकास का एक प्रश्न जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर बताते हैं कि चूंकि जे टेट पास करना है तो ये टीचर बनाने के लिए एग्जाम दे रहा है। ये केवल टेट क्या है? एलिजिबिलिटी टेस्ट है, टीचिंग का जो एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है उसके लिए। तो चूंकि आप इसको पास करोगे तो सीधा टीचर जाके बनोगे। तो वहां पर पूछता है, क्वेश्चन पूछता है कि यदि आपके कक्षा में 60 बच्चे हैं तो 60 बच्चे को आप जो बैठाएंगे क्लास में, तो उस बैठाने की विधि क्या होगी आपको? ऑप्शन ए, कमजोर बच्चे को आगे बैठाएंगे, तेज बच्चे को पीछे बैठा देंगे। या फिर ऑप्शन बी, एक कमजोर बच्चा एक तेज बच्चा को बैठाएंगे, फिर एक तेज एक कमजोर बच्चा को बैठाएंगे। या फिर तेज बच्चा को आगे बैठा देंगे, कमजोर बच्चा को पीछे बैठा देंगे। या ऑप्शन डी, जहां मन तहां बैठा के रख देंगे। क्या करना होगा? सही जवाब क्या होगा? कमजोर बच्चे को आगे बैठाएंगे। क्यों आगे बैठाएंगे कमजोर बच्चे को? अच्छा, तो तेज बच्चा क्या गुनाह किया, वो तो कमजोर हो जाएगा। मिला के बैठाना है, अच्छा, एक एक करके बैठा देगा मिला के। तो हो सकता है कि जो तेज बच्चा है और जो कमजोर बच्चा दोनों मारामारी करेगा। एक तेज बच्चा चाहेगा कि मेरे बगल में कमजोर बच्चा, उसका अंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगा, तो फिर क्या करेगा? चलिए, सही जवाब इसका क्या होगा कि हम बच्चों को अपनी स्वेच्छा से बैठने देंगे, जहां मर्जी हो उनकी, क्योंकि वो पहले तो अपनी रुचि के आधार पर वो बैठेगा। अब जब बैठने में ही उसकी रुचि खत्म हो जाएगी, उसका जो चॉइस है उसको हम वही मार देंगे तो पढ़ नहीं पाएगा वो। इसलिए पहले तो उसके चॉइस को जिंदा रखना, जहां उसका मित्र है वहीं बैठने दीजिए। ठीक है, 10 में से वो 4 पढ़ लेगा, 5% पढ़ेगा, 10 में से 5-6% तक पढ़ लेगा। ठीक है, तो बाल विकास कहता है कि बच्चों को आज़ादी मिलनी चाहिए, वो जहां चाहे बैठ सकते हैं। हाँ, हमें ध्यान एक्स्ट्रा देना होगा, हमको उन सभी बच्चों पर ध्यान देना होगा कि सब बच्चा ध्यान दे रहा है कि नहीं, पढ़ रहा है कि नहीं, है ना। तो खैर, ये बाल विकास फिर अगला क्लास में